नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। बिहार की सियासत में 2024 से पहले शुरू की राजनीति को अब गरमाना शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर विपक्षी सक्रियता की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमारा जो आपका भारत जोड़ो यात्रा थी वो हो गई है, अब कांग्रेस को सोचना होगा आगे क्या करना है। तुरंत निर्णय लें और हम सबको बुलाएं, मिलकर चुनाव लड़ने पर फैसला करें। इस पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इकलौती पार्टी है जिसने बीजेपी से समझौता नहीं किया। कई ऐसी विपक्ष में पार्टियां हैं जो खड़गे जी के साथ बैठक में शामिल होती हैं, लेकिन काम सत्ता पक्ष के समर्थन में करती हैं। लेकिन इस सब में बिहार बीजेपी नीतीश कुमार पर तंज कर कह रही है कि बिहार संभल नहीं रहा है, कांग्रेस आपको भाव नहीं दे रही है। क्या आप देवेगौड़ा बनना चाहते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बनना चाहते हैं? ये 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकते। आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार में रहे उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को अलग कर लिया है और आज अपनी पार्टी का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। लेकिन क्या बीजेपी नीतीश कुमार की सक्रियता से सतर्क हो गई है? नीतीश कुमार ने कई संकेत दिए हैं कि वो आगे की बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में देंगे। ये खुद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को बुनने की कोशिश अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। जाति जनगणना पर आगे बढ़ते हुए और बिहार के मंत्री द्वारा शुरू किया गया रामचरितमानस विवाद से क्या एक बार फिर से कमंडल का जवाब मंडल से होगा? क्या जेडीयू, आरजेडी, सपा द्वारा पिछड़ी जातियों को अपनी ओर खींचना बीजेपी के लिए चुनौती बन सकेगी? क्या नीतीश कुमार के कदम बीजेपी को परेशान कर रहे हैं? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील मोदी जी जुड़ने के लिए। पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो कांग्रेस को संकेत दिया, संदेश भेजा, उस पर जो तंज कसा गया, क्या वो ठीक था? देखिए, नीतीश कुमार की हैसियत अब 44 विधायकों के नेता की रह गई है और कांग्रेस उनको कितनी घास डालती है और वो कांग्रेस को कितना महत्व देते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता दल का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर जो श्रीनगर में रैली हुई उसमें भी जनता दल का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। और अभी 25 तारीख को जो रैली हो रही है पूर्णिया के अंदर, उस रैली के ही दिन रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है और उसी दिन बिहार के अंदर महारैली हो रही है महागठबंधन की, ताकि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता जो है उस रैली में शामिल न हो सके। और ये देश जोड़ने चले, इनकी पार्टी तो टूट रही है। आज उपेंद्र कुशवाहा का टूटना ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये तो टूट के सिलसिले की शुरुआत है। और देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरह से यह घोषणा कर दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, न उनकी पार्टी इसको पचाने के लिए तैयार है, न उनके विधायक, न एमपी, और न बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, लवकुश समाज है, इसको कभी स्वीकार करेगा। जी, जो व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं वो देश क्या संभालेंगे? और जिनके केवल 44 एमएलए के नेता हैं, उनके बाद का देश की राजनीति में क्या महत्व, कौन उनको महत्व देने वाला है? लेकिन सुशील जी, सवाल यहाँ पर अगर कांग्रेस और जेडीयू के बीच में, चलिए आपने अपनी बात सामने रख दी कि जेडीयू ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया जब वहां पे उनका समारोह हुआ, किस तरह से वो शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी क्यों परेशान है? बीजेपी के नेता क्यों तिलमिलाए हुए हैं? क्या जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया या फिर जातिगत जनगणना शुरू की, इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं? क्यों मुश्किल है? जातीय गणना का तो हमने समर्थन किया, ये तो हमारी सरकार का निर्णय था। जिस सरकार ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया उसमें तेजस्वी यादव शामिल नहीं थे। उस सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम और 14 मंत्री शामिल थे, तो ये हमारी सरकार का निर्णय था। और रामचरितमानस पर इनको जो लगता है कि मंडल कमंडल कर देंगे, तो अखिलेश यादव और लालू यादव भूल जाते हैं वो जमाना चला गया। अब पिछड़ी जातियां बीजेपी के साथ हैं, इनके साथ नहीं है। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है, तो ये चाह कर भी अगले चुनाव को, अगले पिछड़े के चुनाव में बांट नहीं पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो पिछड़े समाज से आते हैं और बिहार के लोग उनको अति पिछड़ा मानते हैं। तो पहली बार देश के अंदर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है।
ये लाख चाहे अगला पिछड़ा करना, ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पार्टी में जितने पिछड़े लोग हैं उसे कई गुना ज्यादा एमएलए, एमपी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये इसलिए समझना ये चाह रही थी क्योंकि जो मसला ये उठा रामचरितमानस का बिहार में, लेकिन ज्यादा इसको हवा मिल रही है उत्तर प्रदेश में, और वहां पर अपमान भी हो गया, प्रतियां जलाई गई, मामला दर्ज हो गया। लेकिन 2014 से जो पिछड़ा वर्ग है प्रधानमंत्री के पीछे बिल्कुल एकजुट रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या इससे परेशानी है कि ये पिछड़ा वर्ग में अब ये कुछ अलगाव होगा या मोहभंग हो सकता है, जिसकी कोशिश सपा कर रहे हैं? हम लोग की कोई परेशानी नहीं है, ये लोग माई से बाहर निकल ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। ये लाख इस तरह का विवाद पैदा करे, बिहार में कहा इनको कोई महत्व मिला, न मीडिया में महत्व मिला, न कहीं और महत्व मिला। इसलिए वो रामचरितमानस का मुद्दा हो, कोई और मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। इसलिए मैंने कहा कि देखिए 2014 वाली बीजेपी नहीं है, 2023 वाली बीजेपी है। और इसलिए जो दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज आज जितनी बड़ी संख्या में है, और इनको जब राज करने का मौका मिला तो बिहार में लालू राबड़ी ने क्या किया, अति पिछड़ा समाज के लोगों को मार मार के उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। आज आप अगर बात करें अति पिछड़ा समाज से, तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किनसे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो वोट बैंक वाले जो लोग हैं उनसे वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। इसलिए लाख जतन कर ले, और हम लोग कोई परेशान नहीं है। देखिए नीतीश कुमार तो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बीच बीच में बयान देते रहते हैं। 4 महीना तो हो गया, ये तो कभी दिल्ली गए नहीं। और इनसे ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, जो 2 राज्यों में जिनकी अपनी सरकार है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए, केवल 44 एमएलए हैं। ममता बनर्जी इनसे ज्यादा ताकतवर है, तो कौन इनको स्वीकार करेगा? ये तो चाहते हैं कि इनको स्वीकार कर ले कांग्रेस नेता के रूप में, लेकिन क्या कांग्रेस किसी दूसरे पार्टी के नेता को अपने नेता के रूप में स्वीकार करेगी? कदापि नहीं करेगी। इसलिए बीजेपी कोई परेशान नहीं है, ये लोग परेशान है कि बीजेपी की ताकत जिस तेजी से बढ़ रही है उससे ये लोग परेशान है। चलिए सुशील मोदी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने वो बात हमें समझाई जिसको हम समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आरजेडी के बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो सुशील मोदी का ये कहना है कि कमंडल मंडल की राजनीति इस बार नहीं चलने वाली है, 2024 की राह बिल्कुल साफ है बीजेपी के लिए। लेकिन अपने आप में जो विपक्ष है वो सक्रिय है। आरजेडी के नेता नवल किशोर के साथ हम जुड़ेंगे, हमें बताया जा रहा है वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो वो अब देखना होगा कि वो जो खेमा है वो अपने आप में किस तरह से क्या क्या खामियां हैं। जो विपक्ष है, विपक्षी नेता एक तरफ एकजुट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अपने अपने खेमों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में वो अब बीजेपी को चुनौती देते हुए दिखना चाह रहे हैं। तो एक बड़ा एक कोशिश हो रही है 2024 से पहले राजनीति किस तरह से गर्मा गई। नवल किशोर हमारे साथ आरजेडी के नेता जुड़ गए, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नवल किशोर जी, जो एकजुटता है, विपक्षी एकजुटता, वो होती हुई नहीं दिख रही है। अभी सुशील मोदी अभी थे, वो ये कह रहे थे कि भले ही यह संदेश दे दिया और नीतीश कुमार ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को, लेकिन खुद जब उनकी वहां पे भारत जोड़ो यात्रा समापन हुई वहां पे नहीं गए। तो ये तो एकजुटता कैसे होगी? नहीं, देखिए, सुशील कुमार मोदी जी की चिंता ये होनी चाहिए कि उनकी पार्टी की जो छवि है, या उनके जिस एजेंडा पे वो शासन में आए थे, या जिस नैरेटिव पे वो शासन में आए थे, वो पिछले 8 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं, और देश की हालत बद से बदतर हो गई है। ये उनकी चिंता होनी चाहिए। जहां तक विपक्ष है, जहां कहीं भी है, वो भाजपा के खिलाफ में ही है। एकजुटता आपको अगर नहीं दिख रही है तो ये उनकी समस्या है। कौन ऐसा दल नहीं है, और उनके साथ जो लोग दल थे, आप ये भी देख लीजिए कि जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ थी पिछले 8 साल से या 10 साल से एनडीए का पार्ट थी, वो जितने भी मजबूत दल थे, वो चाहे शिवसेना हो, चाहे जदयू हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे टीडीपी हो, वो सब एक एक करके साथ छोड़ दिए हैं। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों के फल के द्वारा अकेले खड़ी है, वो चाहे बिहार में हो, चाहे देश में हो। तो समस्या या चिंता उनको अपने दल के लिए होना चाहिए। जहां तक विपक्ष है, वो जहां कहीं भी है, देखिए, विपक्ष को अगर आप समझने का कोशिश करें तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, और कांग्रेस का जहां पर बीजेपी के साथ जहां डायरेक्ट फाइट है, वहां पर वो तैयारी करी है, और जहां पर वो साथ में है, दूसरे दलों के साथ में है, वहां पर मुद्दों के आधार पर उनके साथ में है।
और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2020 का चुनाव बिहार में देख लें तो कांग्रेस हमारे साथ थी, और आज भी हमने या कई दलों ने ये बात कहा है कि कोई भी जो दूसरा ये गठबंधन होगा उसका नेतृत्व कांग्रेस को ही करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो अपना फैलाव है या चाहे अपना संरचना है वो राष्ट्रीय स्तर पे है। और जाहिर है कि जब गठबंधन की राजनीति है तो दो दूरी तो है ही, यूपीए वर्सेस एनडीए। अब एनडीए का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम से कम होते जा रहा है, और ये उनके कर्मों के सरकार में रहते हैं। जब आप एक साथ चुनाव रहते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चुनाव लड़ते हैं और एकाएक करके अपने साथियों को इतना परेशान करते हैं कि उनको देखिए नवर किशोर जी, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक तो विपक्षी दलों को एकजुट दिखना भी है और दूसरी तरफ उम्मीद जनता की है, और दूसरी तरफ जो मसले या मुद्दे एकजुट होकर रखने हैं। अब कांग्रेस अपनी बात रखती है, आप लोग अपनी बात सामने रखते हैं, लेकिन अगर जनता का भरोसा लेना है तो आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या अलग अलग अपने खेमेबंदी में ही आप भरोसा जीतना चाहेंगे? नहीं, देखिए दोनों चीज है। एक तो है कि हर दल का अपना कार्य है, अपना एजेंडा है, अपने तरीके से राजनीति करती है, उनका अपना एक फॉलोअर्स है, उनके साथ उनका संवाद चलता रहता है। और दूसरा ये है कि जो लोग देश की जनता के साथ खड़े हैं और उनके मुद्दों पे खड़े हैं, वो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, चाहे जो भी चीज है, जो भी जन सरोकार के मुद्दे हैं, उस पर अपना एक विचार रखती है। और भाजपा के जो कार्यों को, जो आकलन जिस प्रकार से हम लोग करते हैं और जिस तरीके से हम लोग अपने जो देश की जनता के साथ संवाद करते हैं, उसमें उन बातों को रखते हैं कि अगर बेरोजगारी बिहार में या भारत में है तो उसके कारण क्या है। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं, जब भी संकट में आते हैं, जब भी सवाल पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता हमारे साथ है, तो बाकी लोग कहाँ पे हैं? ऐसा तो है नहीं कि 140 करोड़ जो जनता है वो उनके साथ खड़ी है। अगर आप पूरे मत को देखें, जनादेश को देखें, तो उनके पास जो जनमत है उसमें तो कहीं 140 करोड़ नहीं है। ये जरूर है कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीब बना दिया है, ये उनकी उपलब्धि है और यही उनकी राजनीति है। समाज में तनाव फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, पूरे देश में एक ऐसा चीज जो भी उनके खिलाफ में बोलेगा, उनके यहाँ इनकम टैक्स का रेट करना, वो चाहे पत्रकार हो। ठीक है नवर किशोर जी, आपने बिल्कुल आपने अपनी बात रखी और वाकई में यही समझना चाहते हैं, विपक्षी दल जब एक एक करके होते हैं तो वो सरकार की खामियां गिनाते हैं। और आपने कहा कि किस तरह से बीजेपी भी अब अकेली पड़ती जा रही है, लेकिन वो मजबूती से दावे जरूर कर रही है। और विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, वो भी अपने दावे कर रहा है, लेकिन मजबूती से एकजुट हो, ये देखना होगा 2024 से पहले होगा कि नहीं। आप जुड़े, आपने हमें जमीनी हकीकत समझाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं कि आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं कि विपक्षी एकता के साथ हो क्या रहा है, आज क्या क्या बयानबाजी हुई। एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। सीपीआई एमएल के मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता से ये उम्मीद जताई। बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली आकर पहले ही विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल चुके हैं। अब नीतीश ने कांग्रेस से कहा है कि वो गठबंधन को लेकर जल्द फैसला करें। जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करके कहेंगे कि कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। दरअसल कांग्रेस को एहसास है कि उसके बिना कोई प्रभावी गठबंधन संभव नहीं है, लेकिन ऐसा गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस का भी अपना नुकसान होगा। 24 फरवरी से रायपुर में शुरू हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में चर्चा का एक अहम मुद्दा ये भी हो सकता है। इस तरह के निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है इस देश का, वो प्रक्रिया पर चलता है। किसी व्यक्ति विशेष मैं कुछ आकर इसमें बोल दूं ये अच्छा नहीं लगता। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जो निर्णय लिया जाएगा वो राष्ट्र हित में होगा, देश के सबसे पहले देश के हित में ही होगा, उसके बाद पार्टी का हित होगा।
हालांकि टीएमसी, सपा, आप और बीआरएस जैसे विपक्षी दलों ने 2024 को लेकर अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। इन दलों के मौजूदा रुख से माने तो ये दल कांग्रेस से अलग रहकर 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के मूड में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से पूछिए क्या करना है, उनकी अपनी पार्टी है। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम हर राज्य में अकेले ही जा रहे हैं और अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या 2024 में मुकाबला हो सकता है बिना साथ मिले? सर, विपक्ष एक साथ नहीं है तो देखिए, जनता की एकजुटता ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दलों से ज्यादा जनता की एकजुटता। हमारा स्टैंड क्लियर है। तृणमूल कांग्रेस चाहता है कि बीजेपी को देश से हटाया जाए और हमारा नेत्री ममता बनर्जी बहुत पहले भी कह चुकी है कि इस फाइट में अगर एक सोल्जर का रोल भी प्ले करना पड़े तो हम लोग तैयार है। हमारा स्टैंड है, जिस स्टेट में जो बीजेपी को हरा सकता है उस स्टेट में उसको हम सपोर्ट करेंगे। वहीं बीजेपी ने नीतीश के बयान पर तंज कसा है। नीतीश कुमार एकता कहाँ चाहते हैं? नीतीश कुमार तो अपने चाहते हैं कि कोई उनका नाम ले ले कि विपक्ष के नेता होंगे। केसीआर आया था ना पटना में, ये सोच रहे थे कि केसीआर उनका नाम लेगा, केसीआर सोच रहा था नीतीश कुमार मेरा नाम लेंगे। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव होने में 1 साल बचे हैं, पर बीजेपी ने जिस तरह से अभी से अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, उससे लगता है अगर जल्दी विपक्षी एकता की बात जमीन पर नहीं उतरी तो इसका फायदा अंततः बीजेपी को मिलना तय है। बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना जरूरी है। फिलहाल ये एहसास सबको है। बहस बस यही है कि इस गठबंधन में कांग्रेस को शामिल रखा जाए या फिर उसे बाहर रखा जाए। इस बहस का एक सिरा यह भी जुड़ता है कि विपक्षी गठबंधन का नेता कौन होगा। लेकिन इस सवाल को विपक्ष छोड़कर आगे बढ़े तो फिलहाल ये उसके लिए फायदेमंद होगा। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों और शिवसेना का नाम और चिन्ह जाने के बाद उद्धव ठाकरे की अब आगे क्या होगी रणनीति, बताएंगे। बात अब महाराष्ट्र की करते हैं। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं ठाकरे खेमे की ओर से अब चुनावी रणनीति भी बनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच सोमवार सुबह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे। शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को ही बर्खास्त किए जाने की मांग की। चुनाव आयोग बर्खास्त कर ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्यायवृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। उधर सोमवार सुबह एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने महाराष्ट्र विधान भवन में स्थित शिवसेना विधिमंडल के दफ्तर पर भी दावा ठोका। इन विधायकों ने दावा किया कि पार्टी की ओर से व्हिप जारी होने पर अगर कोई उसका पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होगी। निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आणि त्या निर्णय हम लोगों ने शिवसेना के कार्यालय में प्रवेश किया है। कई विधायक आए थे, हमने बातचीत की है और अब 27 तारीख से सेशन शुरू होगा। 26 को चाय का कार्यक्रम होता है, तभी बैठकर हम बात करेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम व्हिप जारी करेंगे। अगर उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम उन्हें सबक सिखाएंगे। पण तो नियमाप्रमाणे काढावा लागतो, तो आम्ही काढू। जहां शिंदे गुट शिवसेना की शाखाओं, फंड और दफ्तर पर भी दावे की तैयारी कर रहा है, वहीं उद्धव गुट इन सब को अदालत में चुनौती देने का मन बना चुका है। कि चुनाव आयोग जो है
वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है। बाकी प्रॉपर्टी हो या फंड हो उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर। उद्धव ठाकरे अब इस पूरे मामले का हल सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं। उनकी सबसे पहले कोशिश है चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की। साथ ही बीएमसी चुनावों से पहले जिस तरह से अपने हाथ से पार्टी चली गई है, उसके बाद ठाकरे गुट की कोशिश जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की है और उसी को लेकर अब रणनीति भी बनाई जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में ईडी की 14 जगहों पर छापेमारी हुई है। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापे पड़े हैं। ईडी ने कांग्रेस के करीब 5 से ज्यादा नेताओं के ठिकानों पर दबिश दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव, प्रवक्ता आरपी सिंह, विनोद तिवारी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी के अनुसार कोयले में 50 रुपए टन की उगाही हो रही थी। इस मामले में बीते साल कुछ अधिकारी कारोबारी गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार अधिकारी कारोबारी सीएम बघेल के करीबी हैं। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ईडी के मुताबिक 2 साल में 540 करोड़ का घोटाला हुआ है। ईडी आरोपियों की 152 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है और इस बार कांग्रेस के जो नेता हैं उनके आवास पर ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त हम कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल, उनके आवास में ईडी ने दबिश दी है। अंदर सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी की टीम पहुंची हुई है और अंदर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही 7 नेता हैं कांग्रेस के जिनके आवास पे ईडी पहुंची हुई है, जिसमें से संनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल, भिलाई से विधायक हैं कांग्रेस के देवेंद्र यादव जो युवा नेता भी हैं, उनके आवास पे ईडी की टीम पहुंची है और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह। इस तरीके से 7 नेताओं के घर पर ईडी पहुंची हुई है और जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक ईडी ने जो पहले कोल स्कैम को लेकर जो कार्रवाई की थी, जिसमें अधिकारियों समेत व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था, उसी संबंध में जो दस्तावेज मिले थे और जो इनपुट मिले उस आधार पे ये आज की कार्रवाई ईडी कर रही है। और ये ऐसे समय पे कार्रवाई कर रही है जब कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है और उन नेताओं के घर पर दबिश दी गई है जिन्हें इस अधिवेशन के क्रियान्वयन में बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ऐसे में राजनीतिक सवाल उठना लाजिमी है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले से नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना है कि केंद्र सरकार का ये फैसला गैरकानूनी है और इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके जोरबाग में करबला की हजारों करोड़ रुपए कीमत की तकरीबन 10 एकड़ जमीन हो, जहां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की पत्नी कुदसिया बेगम का मकबरा है और ताजिए दफन होते हैं। कनॉट प्लेस के पास जनपद पर वेस्टर्न कोर्ट मस्जिद हो, वीवीआईपी इलाके में उद्योग भवन के पास इस गोल चक्कर पर बनी सुनहरी बाग मस्जिद हो, या तुर्कमान गेट पर रामलीला मैदान की ये मस्जिद हो। केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्राइम लोकेशन की जगहों पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की ऐसी 123 संपत्तियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड का अधिकार या दावा खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को सूचित करके कहा है कि हाईकोर्ट के कहने पर इस मामले में बनाई गई केंद्र सरकार की 2 सदस्यीय समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका 2 बार दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कोई पक्ष नहीं रखा। इसलिए वक्फ बोर्ड को 123 संपत्ति से जुड़े सभी मामलों से मुक्त किया जाता है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस मामले को लेकर
दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित था। केंद्र सरकार को ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। केंद्र के इस फैसले को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 2 मेंबर कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि भाई हम हाई कोर्ट आपका जो 2 मेंबर कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा आप कोई भी प्रोसीडिंग ना करो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में गया हुआ है तो उसके खिलाफ ये फैसला कैसे सुना सकते हैं। ये ज़बरदस्ती इन सारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, जो हम नहीं हटाने देंगे। आज हम हाई कोर्ट में गए हैं और वहाँ जाकर के जो इनका ये जो लेटर है, तो इस लेटर को हमने वहाँ चैलेंज किया है। भारत सरकार ने जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने बार बार दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ, उसने कोई ज्ञापन नहीं दिए, उसने अपने दावे भी नहीं रखे। दावों के समर्थन में प्रमाण की बात ही क्या है। लिहाजा कमेटी ने ये निर्णय दिया कि वक्फ बोर्ड का दावा साबित नहीं हो सका है। दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों की बात हो रही है, इनमें ज़्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान हैं। इन पर विवाद साल 1911 से ही चल रहा है, जब अंग्रेज़ भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आए थे। 70 और 80 के दशक में बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साल 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने का नोटिफिकेशन कर दिया था, लेकिन विवाद कोर्ट में चलता रहा, आज भी जारी है। इस मामले के समाधान के लिए पहले केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी बनाई। केंद्र सरकार का कहना है कि उस समिति की रिपोर्ट पूरी नहीं थी, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में आई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसके खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना मामला है, जो विवादों में पहले से ही है, एक बार फिर से विवादों में आ गया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब भिवानी मामले से जुड़ी हुई एक जानकारी है कि जुनैद और नासिर हत्याकांड के एक आरोपी श्रीकांत के परिजनों का राजस्थान पुलिस पर बर्बरता का आरोप है। कहा, धक्का देने से आरोपी की जो पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। अब हरियाणा पुलिस ने जांच का भरोसा इस मामले में दिया है। बात अब दिल्ली के मौसम की। फरवरी के महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। रविवार को दर्ज किए गए तापमान ने इस महीने के 2021 के तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरना शुरू हुआ है, पर तब भी सामान्य से तापमान ज्यादा है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। फिलहाल हीट वेव का खतरा नहीं है। फरवरी में ही धूप की तपिश ने लोगों को छांव ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। घूमने इंडिया गेट आए हैं, पर सहारा पेड़ की छांव का है। फरवरी महीने में ही कोई घूमते घूमते पंखा झाल रहा है, तो कोई गला तर करने में जुटा है। पर इन जनाब के पास छाता नहीं, तो सैर करते करते कपड़े से ही खुद को ढक लिया। जानकार कह रहे हैं कि अभी तो मौसम की मार शुरू हुई है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां पे भी टेम्परेचर्स मिनिमम और मैक्सिमम सभी जगह ही अबव नॉर्मल चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये इवन 30, 32, इवन 33 तक टेम्परेचर्स रहने की उम्मीद है। जी जे मैं बात कर रहा हूँ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, यूपी की। और अगर आप राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, जहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ से टेम्परेचर जो है आपका 33 से लेके 37 डिग्री या 38 डिग्री रहने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में ही नहीं, गर्मी का असर
पहाड़ी इलाकों पर भी है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे इलाकों में तापमान में आज से थोड़ी गिरावट है, पर अब भी सामान्य से ज्यादा है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में तो आमतौर पर इस मौसम में रहने वाला तापमान से 7 से 8 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। उधर मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र और गुजरात में आजकल में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी, पर फिर से 2 डिग्री तक इजाफा होगा। लेकिन फिलहाल लू चलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। गर्मी ज्यादा हो रही है और मुझे लग रहा है कि इस बार जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी गर्मी, जो है जिस हिसाब से अभी तक चल रहा है, क्योंकि मौसम को परिवर्तन जी गर्मी हो रही है। और अभी हम इस समय इंडिया गेट में आए हैं, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि मौसम काफी ज्यादा मतलब प्रभावित कर रहा है, धूप भी काफी ज्यादा निकली हुई है। क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? छांव में बैठे हुए हैं यहाँ पे इंडिया गेट। धूप लग रहा था इसलिए छांव में बैठ गए हैं। थोड़ा ठंडी मौसम रहता था, अभी गर्मी हो रही है अभी, तो इसलिए छांव में बैठे हुए हैं। हाँ, इसीलिए छांव में बैठे हुए हैं। तो तय हो चुका है कि अब मौसम बदलने वाला है, जिसकी दस्तक हो चुकी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।